आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ सिविक्स, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम छोटे छोटे शब्दों में समझें तो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से रूल्स की बुक होती है। ऐसे रूल्स जो कि लिखे हुए हैं, रिटन हैं, रूल्स हैं, और वो हमारी कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी को वो मानने होंगे। तो एक तरीके से रूल्स हम कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, जो लिखे हुए हैं और हमारी पूरी कंट्री के लोगों को वो एक्सेप्ट करने होते हैं, मानने होते हैं। अगर हमारे लोग जो हैं, सिटीजन्स हैं, वो उन रूल्स को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, उनको पनिशमेंट मिलेगी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में लिखी होगी, उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक डॉक्यूमेंट में जो पनिशमेंट उस क्राइम के लिए लिखी होगी, जो बात नहीं मानी है, तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन छोटे शब्दों में क्या होता है, एक रिटन बुक होती है रूल्स की, जिसमें कंट्री के अंदर किस तरीके से रहना है, क्या कंट्री किस तरीके से चलेगी, वो सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। तो अब अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले हम साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे। तो हम साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी जैसे हमारे इधर अंग्रेज़ों ने रूल किया था, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने रूल किया था। तो साउथ अफ्रीका की हम एक स्टोरी देखेंगे। तो साउथ अफ्रीका में जैसे हमारे इधर अंग्रेज़ आए थे, तो उधर भी अंग्रेज़ गए। उधर जब अंग्रेज़ गए थे तो वो क्या होते थे, उनको बोलते थे, उधर जब अंग्रेज़ गए थे तो वो कैसे थे, वाइट कलर के होते थे, तो उनको वाइट्स बोलते थे। और जो साउथ अफ्रीका के खुद के लोग थे तो वो थे ब्लैक कलर की, उनकी स्किन थी, तो उनको ब्लैक्स बोलते थे। और कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो इंडिया से गए हुए होते थे, तो ना वो ब्लैक होते थे ना वो वाइट होते थे, वो उनको कलर्ड बोलते थे। तो ये जो ब्लैक होते थे और कलर्ड होते थे, इनके साथ भेदभाव किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। और ये जो वाइट होते थे ये अत्याचार करते थे। अब जो ये ब्लैक्स होते थे, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी साउथ अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के मूल निवासी थे, वे ये वहीं पे ही इनका जन्म हुआ था, तो इनकी पॉपुलेशन 3/4 थी। टोटल पॉपुलेशन का जो है 3/4 यही थे ब्लैक्स। और ये माइनॉरिटी में थे, बहुत कम थे वाइट्स, क्योंकि ये बाहर से आए थे, अंग्रेज़ थे, ब्रिटेन से आए थे, राज करने आए थे। तो अब इन लोगों पर, ब्लैक्स पे बहुत ये अत्याचार करते हैं और ये सह भी रहते। पर अभी कब तक सहते, इनको हर जगह हम देखते हैं, तो पब्लिक प्लेसेस पर चाहे वॉशरूम्स होते या फिर सिनेमा हॉल्स होते, स्टेयर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ ब्लैक्स के लिए अलग होता था, लोअर क्वालिटी का, और वाइट्स के लिए अलग होता था, बिल्कुल 7 स्टार क्वालिटी का। और कई कई जगह पर ऐसे बोर्ड्स भी लगाए होते थे कि डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। तो इस तरीके की इनके साथ अत्याचार होते थे। इवन इनके मंदिर भी अलग हुआ करते थे। इन्हें वाइट्स के जो है पूजा करने की जगहों पर भी जाने को अलाउड नहीं होता था। और ये जो सिस्टम था, ये जो अत्याचार होता था इनके रंग के बेसिस पर, इसको बोलते थे अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है। अब जो हमने अपार्थाइड सिस्टम देखा था, उसके अगेंस्ट अब आवाज़ कौन उठाने वाला था, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो थे, ये एक तरीके से नेता थे। पार्टी थी उधर की, कौन सी, अफ्रीका की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी थी, तो उसी के ही लीडर थे नेल्सन मंडेला। और इन्होंने ही ये जो इन्हें आज़ादी दिलवाई थी, अफ्रीका के लोगों को अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों के अत्याचारों से आज़ादी दिलवाई थी। नेल्सन मंडेला खुद भी ब्लैक थे, ये उधर के नेटिव थे, इनकी स्किन ब्लैक थी। 1950 से ये जो रिवॉल्यूशन होता है अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का, ये स्टार्ट होता है। नेल्सन मंडेला स्टार्ट करते हैं। तो 1964 तक क्या होता है, नेल्सन मंडेला के साथ और भी अलग 7 लोग थे, 7 लीडर्स थे, 7 नेता, उनको जेल में डाल देते हैं। अब इंडिया में भी ऐसा होता है, जैसे कि अगर गांधी जी थे, उनको कई बार जेल में डाला गया था, और भी बाकी नेता थे, उनको भी कई बार जेल में डाला गया था। देशद्रोही बोल के जेल में डाल देते हैं, ताकि वो अंग्रेज़ों के जो काम है उसमें बाधा ना बने, उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो 1964 में पूरे लाइफ टाइम के लिए इनको जेल में डाला था, नेल्सन मंडेला को। बट 1992 में नेल्सन मंडेला बाहर आ जाते हैं, और 1994 में
26 अप्रैल को ये आज़ादी दिलवाते हैं अपने साउथ अफ्रीका को। और आज़ादी दिलवाने के बाद ये नेल्सन मंडेला क्या बनते हैं, पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं नेल्सन मंडेला। और अब जो पावर थी वो किसके पास आ चुकी थी, ब्लैक्स के पास, जिनकी स्किन काली हुआ करती थी उनके पास पावर आ चुकी थी, इक्वालिटी आ गई थी। अब जब अगर पावर ब्लैक्स के पास आ चुकी है और यही सब कुछ अब लीड करने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, तो अब जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ऐसा नहीं था कि अब वाइट्स थे, वाइट्स ने इन पर अत्याचार किया था तो ये सोच सकते थे कि हम भी उनको सारे राइट्स नहीं देंगे। पर अफ्रीका के लोगों ने क्या किया था, ब्लैक्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो जो राइट्स ब्लैक के पास हुआ करते थे वो सारे के सारे राइट्स इक्वली ब्लैक्स के साथ साथ वाइट्स को भी मिलते थे। तो इन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें इक्वलिटी थी, सभी के पास इक्वलिटी थी, चाहे वो वाइट्स हो, चाहे वो ब्लैक्स हो, चाहे वो कलर्ड हो, कैसे भी लोग हों, सबके पास इन्होंने इक्वलिटी दी थी, बिना ये सोचे कि वाइट्स ने हमारे साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हमें एक अच्छा समाज चाहिए था, एक ऐसी सोसाइटी चाहिए थी, एक अच्छी गुड सोसाइटी हमें क्रिएट करनी थी जिससे कि लोग इंस्पायर हो, जहाँ पर इक्वलिटी हो, जहाँ पर सोवरेनिटी हो, सब लोग इकट्ठे होकर एक साथ रहें, फ्रेटर्निटी से रहें, भाईचारे से रहें, आज़ादी हो, सारे जितने भी रिलीजन होते हैं उनमें आपस में कोई लड़ाई ना हो, तो एक अच्छा समाज, एक अच्छी सोसाइटी बने। इसके कारण हमें संविधान की, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या थी, ज़रूरत थी। और गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर होती हैं कई बार, तो जैसे कि अगर कोई सीएम है, पीएम है, या कोई बड़ी पोस्ट पर एमएलए है, कुछ भी है, तो उनके पास कहीं ना कहीं पावर होती है, तो उस पावर को देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे देखता है कि अगर सरकार अपनी पावर का कोई भी गलत इस्तेमाल करेगी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पनिशमेंट मिलेगी और उसको उसकी पोस्ट से भी हटाया जा सकता है। तो फिर एक ये भी कारण होता है कि गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कि पावर जो होती है गवर्नमेंट की उसको हम कम कर सके, लिमिट कर सके, और जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में पता चले। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ेंगे तो हमें अपने बहुत सारे ऐसे अधिकारों के बारे में पता चलेगा जो हमें आज तक नहीं मालूम है। और अब जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके क्या काम हैं, गवर्नमेंट के काम भी हमें उसी से पता चलता है, चुनाव भी उसी तरीके से होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किस तरीके से चुनाव होंगे, तो वो भी हम कहाँ से देखते हैं, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं कि क्या प्रोसेस होगी, किस तरीके से कौन क्या बनेगा, कौन सीएम बनेगा, किस तरीके से, किस प्रोसेस से जाके पीएम बनेगा, किस तरीके से रिज़ाइन कर सकते हैं अपनी सीट से, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होगा, किस तरीके से हाई कोर्ट का जज रिटायर होगा। तो सब कुछ हमें इसी में कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ मिलता है। और ये हमने देखा कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे, इसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है। सिटीजन्स को उनके राइट्स बताने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अलग अलग तरीके के हमारे पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी पूरा जो गवर्नमेंट है, तो उन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे तीनों में, उसके लिए भी हमारी क्या है, ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। और इलेक्शंस कैसे होंगे, कैसे सरकार चलेगी, वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हमें फेस करनी पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हुई थी तो वो 1946 में हुई थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, हमारा पार्टीशन होने वाला था, काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी, लड़ाइयों के कारण कम से कम 10 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी थी, 10 लाख लोगों की जो है डेथ हो चुकी थी लड़ाइयों के कारण। और लड़ाइयाँ किस बेसिस पे थी, रिलीजन के बेसिस पर, और इसी के ही कारण, रिलीजन के बेसिस पर लड़ाइयाँ होने के कारण ही हमारा ये पार्टीशन हुआ था। हम उस वक्त क्या हुआ करते थे, ब्रिटेन की हम कॉलोनी हुआ करते थे। और अगर हम बात करें तो जो है माइग्रेट कर रहे थे लोग, बाहर से इंडिया में आ रहे थे, इंडिया से बाहर जा रहे थे, तो माइग्रेशन के कारण भी हमें जो है
काफ़ी प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेस करनी पड़ रही थी और प्रिंसली स्टेट्स होती थी। तो जब ब्रिटेन हमें छोड़ के गया था, इंडिपेंडेंस दे के गया था, तो उस वक्त ब्रिटेन ने कहा था प्रिंसली स्टेट्स को कि तुम अगर चाहो तो पाकिस्तान के साथ भी जुड़ सकते हो और चाहो तो इंडिया के साथ भी जुड़ सकते हो। तो अब प्रिंसली स्टेट्स को हमें मनाना भी था कि वो हमारे साथ जुड़े, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी। अब हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, हमने ऐसा नहीं है कि एक दिन उठे कभी भी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठ गए। काफ़ी सारी रिसर्च की है, काफ़ी सारी मेहनत की है। हमारे जो लीडर्स थे उस वक्त, उन्होंने इसको बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जैसे कि अलग अलग इंडिया के बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें हमने उनके पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के हमने काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। जैसे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़े, उनको समझा और बारीकी से पढ़ा और समझा। और हमने ये देखा कि हमारी कंट्री में हम ऐसी क्या चीज़ उनमें से लगा सकते हैं कि जो हमारी कंट्री के लिए अच्छी रहे। तो हमने उधर से इंस्पिरेशन ली है बाकी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में से, और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उससे इंस्पायर होके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ऐसे नहीं कि एक दिन उठे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो हमने काफ़ी सारी जगहों से हमने चीज़ें ली हैं। जैसे कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, ब्रिटेन हम पे रूल करता था तो उन्होंने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में भी लगाया था, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में, खुद ब्रिटेन में भी है। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इधर भी, अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम आज़ाद हुए, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ये वर्ड हमने सुने होंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड कहाँ से आए हैं? तो ये सारे वर्ड्स फ्रांस की देन है, ये हमने फ्रांस से लिए हैं। हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, वहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने ली हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं अब और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी हैं। हमने जब अमेरिका का संविधान, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन समझा तो हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स हमने वहाँ से ऐड किए, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के राइट्स, हमारे राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, कल्चर एंड रिलीजन, जितने भी हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो हमने अमेरिका से इंस्पायर होके बनाए हैं। और मोतीलाल नेहरू, ये पता कौन है मोतीलाल नेहरू? ये जवाहरलाल नेहरू जी के फादर हैं। तो जो ये मोतीलाल नेहरू थे, ये भी एक तरीके से फ्रीडम फाइटर ही थे ये भी। तो इन्होंने 1928 में एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक तरीके से नेहरू रिपोर्ट इनकी आई थी। तो उस नेहरू रिपोर्ट से भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है। और गांधी जी ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी यंग इंडिया नाम की। कब लिखी थी? 1931 में लिखी थी। यंग इंडिया नाम की बुक क्या थी? वो दर्शाती थी, उसमें लिखा था कि हाउ द इंडिपेंडेंट इंडिया शुड लुक लाइक। गांधी जी ने 1931 में ये चीज़ लिखी थी कि किस तरीके से ये सोचा था कि हमारा जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम किस तरीके से हमारी कंट्री चलेगी। तो वो अपनी बुक में, यंग इंडिया नाम की एक मैगज़ीन में इन्होंने लिखा था, और इस मैगज़ीन से भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। तो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया के अलग अलग पार्ट से, ऊपर से नीचे, ईस्ट वेस्ट साउथ, हर जगह से लोग आते हैं और इकट्ठा होते हैं एक जगह पे और मिलकर मीटिंग करते हैं। किस बारे में मीटिंग थी ये? कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मीटिंग होती है। पहली जो मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। अब इस मीटिंग में क्या हुआ था कि हमारा जो है 1946 की बात है, पार्टीशन नहीं हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही थे। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स इस मीटिंग के अंदर आए थे। अब 389 मेंबर्स इस मीटिंग के अंदर आए थे, पर जब दोबारा से मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसमें वे मेंबर घट के 299 रह जाते हैं। 299 क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जो बाकी के लोग थे वो अब पाकिस्तान के मेंबर बन चुके थे, पाकिस्तान के नागरिक, पाकिस्तान के सिटीजन बन चुके थे। उनमें से 299 ही ऐसे थे जो इंडिया के मेंबर थे। तो अगर पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, तो हमें लिखना है 299 मेंबर्स थे। अब जब ये इन 299 मेंबर्स ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हुआ था? 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है, हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है अडॉप्ट में और लागू होने में, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने अडॉप्ट किया था वो 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, और वो एनफोर्स कब हुआ था, मतलब कि वो लागू कब हुआ था, लोग उसको कब से मानने लग गए थे, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो जिस दिन ये एनफोर्स हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन को हम अपना क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, 26 जनवरी 1950। और कब अडॉप्ट किया था हमने इसको, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो पहली मीटिंग होती है 1 दिसंबर 1946 को, जिसमें 389 मेंबर्स थे। फिर उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई तब पार्टीशन हो चुका था इंडिया का, तो अब 299 मेंबर्स ही सिर्फ उसमें बचे थे। अब ये 299 मेंबर्स मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जो कि 26 नवंबर को कंप्लीट हो जाता है 1949 तक, और उसको हम लोग सारे इंडिया के लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। पर वो लागू कब होता है, वो लागू होता है 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को वो लागू हो जाता है। पूरी फॉर्मेलिटीज़ करने में 2 महीने लगते हैं, और वो कब लागू हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को। अब जब ये बन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके लिए एक ड्राफ्ट कमेटी की ज़रूरत थी। तो वो ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, ड्राफ्ट कमेटी क्या होता है कि मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं हम कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होगा। तो एक ब्लूप्रिंट होता है एक तरीके का ड्राफ्ट, वो हमने प्रिपेयर किया था। तो उसके लिए एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, और उस ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, वो कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या थे, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरपर्सन थे। और अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हम प्रेसिडेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने लीड करी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट रहे थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब हम देखेंगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी बुक होती है उसका जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलेंगे तो उसमें एक फर्स्ट पेज जो होता है वो प्रीएम्बल का होता है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है प्रीएम्बल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में। ठीक है, तो जो कि हमारी एक गाइडिंग वैल्यूज़ का काम करती है। मतलब कि प्रीएम्बल में जो कुछ लिखा होता है, क्या क्या लिखा होता है, जैसे कि इक्वालिटी, सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो इनका क्या मतलब है कि इन सब चीज़ों को बेस मान के हम अपना पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है वो हम लिखने वाले हैं। तो एक तरीके से ये गाइड करती है कि क्या चीज़ें हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लिखनी है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि हमें गाइड करती है कि पूरी बुक में क्या लिखा होगा। सबसे पहले क्या आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम क्या है, सोवरेन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है क्योंकि जब जिन्होंने वो बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोगों द्वारा चुने गए हैं। एक तरीके से हमने उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुना है, और वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हमारा एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे। तो सोवरेन का क्या मतलब होता है, सोवरेन होता है कि हमारे जो डिसीजंस होंगे वो इंडिया के ही लोग लेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के लोग आके हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं, या कोई और आके हमारे लिए डिसीजन ले रहा है, अमेरिका हमारे लिए डिसीजन ले रहा है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए डिसीजन ले रही है। हमारा डिसीजन हमारी सरकार लेगी जिनको हमने चुना है। तो हम क्या है, एक सोवरेन नेशन है। सोशलिस्ट, उसके बाद आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट होता है कि गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री। मतलब कि क्या होता है कि जो हमारी लैंड है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें कोई सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि सोशल बेसिस पे या इकोनॉमिक बेसिस पर हमारी कंट्री के अंदर इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर हमारा होता है धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, कि ऐसा नहीं होगा किसी एक धर्म को ऊपर माना जा रहा है और किसी एक धर्म को कम माना जा रहा है। अगर हम भारत में रहते हैं तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, उसको समान माना जाएगा। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है कि जितने भी जो राइट्स हैं
पॉलिटिकल राइट्स वो सबको इक्वल मिलेंगे, सबको इक्वालिटी के बेसिस पे मिलेंगे, मतलब कि मेल है फीमेल है सबके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, तो सारे पॉलिटिकल राइट्स सबको मिलेंगे। और रिपब्लिक इसके बाद आता है। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक होता है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा उसको हम लोगों द्वारा चुना गया होगा, आम जनता द्वारा, चाहे वो हमने डायरेक्ट चुना हो उन्हें वोट देके, या फिर हमने बीच में किसी और को वोट दिया है और फिर वो जाके हमारे लिए आगे चुन रहे हैं प्रेसिडेंट को। जैसे कि हमने एमएलए एमपी इन सबको वोट दी और वे आगे जाके चुन रहे हैं किसको? प्रेसिडेंट को। इसके बाद आता है जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस होता है कि किसी के साथ भी कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, सबके साथ समान भाव से बिहेव किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी होता है आज़ादी। हमारे पास आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो सोचते हैं हम वो बोल सकते हैं, हम जो सोचते हैं हम वो कर सकते हैं। जैसे कि मीडिया है, मीडिया के पास पूरे राइट्स हैं कि वो जो चाहे वो बोल सकती है, जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने ला सकती है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट क्यों ना हो। उसके बाद आता है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? मतलब कि इक्वल हो गए सब, चाहे लॉ की नज़रों में हो चाहे अपॉर्चुनिटीज़ की टर्म में हो। जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक फंडामेंटल राइट भी है हमारा, मतलब कि कानून की नज़रों में सब बराबर होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ हर इंसान को बराबर मिलेगी, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी उसका जाति धर्म उसका कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी हो उसको, चाहे वो किसी जेंडर का हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको सब कुछ इक्वल बेसिस पे मिलेगा। फ्रेटर्निटी उसके बाद आता है। फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा। तो इंडिया पूरी एक फैमिली है और सब फैमिली के एक फैमिली की तरह पूरी इंडिया रहती है, सब अच्छे से रहते हैं मिलजुल के, तो एक सेंस ऑफ फैमिली और ब्रदरहुड होता है फ्रेटर्निटी। तो यही हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सोवरन। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जो है वो बनाई गई है। अगर हमें टाइम के साथ कुछ चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं, पर एक ये चीज़ है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हमें नहीं करना है। क्या बेसिक स्ट्रक्चर हमें चेंज नहीं करना है? जैसे कि हमारे इधर इक्वालिटी है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम इक्वालिटी को हटा दें, इनइक्वालिटी ले आएँ। हम ऐसा कुछ गलत बुरा चेंज नहीं कर सकते हैं, पर हाँ कुछ अगर अच्छा चेंज करना है जिससे कि हमारे इधर के जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको फ़ायदा होगा, तो वो चेंजेस हम कर सकते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि ये फ्रेटर्निटी पे खतरा है, कोई भाईचारे पे खतरा है। तो जैसे कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि लोगों के अंदर ये भावना, एक ब्रदरहुड की भावना और ज़्यादा बढ़े, पर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हम जिससे कि और ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों। लिबर्टी है तो कुछ भी ऐसा हम नहीं कर सकते कि जिससे कि, जैसे मीडिया है, मीडिया के सारे राइट्स हम नहीं ले सकते कि वो क्या न्यूज़ दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, उनके पास ये लिबर्टी है कि वो जो चाहें वो दिखा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी होती है जिनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें टाइम के साथ अगर लगता है चेंज करने के लिए उनकी ज़रूरत है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करते हैं किस तरीके से करते हैं? तो चेंज होती है हमारी अमेंडमेंट्स के थ्रू। काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हमने आज तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में की हैं जो कि हमारे देश के लिए अच्छी हैं। उस तरीके के अमेंडमेंट्स हमने किए, कुछ भी गलत अमेंडमेंट हमने नहीं किए जिससे कि किसी सिटीज़न का नुकसान हो, ऐसी कोई अमेंडमेंट हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है।